So this is lecture 5 of thermodynamics, and in previous lecture we have discussed adiabatic process. We have just started adiabatic process. हमने ये बात की थी बस कि हाँ इसमें Q0 होता है, हमें इसमें adiabatic walls चाहिए, और जो भी डेल्टा U होगा दैट विल बी वर्क बिकॉज Q0 है, तो इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर यहाँ वर्क होता है। आज एडियाबैटिक प्रोसेस की डिटेलिंग करेंगे और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे थोड़ा और बेहतर हमको कमांड आए इस पर। एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इनमें जो डिफरेंसेस है वो समझ आए। और लास्ट क्लास में एक कंक्लूजन आपको बताया था, वही वाला जैसे आइसोथर्मल में हो रहा था, वर्क रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक्सपेंशन के समय मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल विल बी हायर, एक्सपेंशन के समय मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल विल बी हायर, एंड कंप्रेशन के समय मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेशन के समय मैग्नीट्यूड ऑफ इरिवर्सिबल विल बी हायर। और इसके पीछे आप अगर आपको सोचना है कि ये क्यों हुआ, तो जिस तरह से हमने आइसोथर्मल में एग्जांपल दिया था, जिस तरह से हमने पिस्टन से सोचा था, जिस तरह से हमने ग्राफ से सोचा था, एक्सप्लेनेशन तो यहाँ भी वैसा ही है लगभग, है ना। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन वैसा ही है। आप नॉर्मल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से सोच सकते हैं। मैं इस पे आऊंगा अभी वापस, इस पे वापस आऊंगा, बट उससे पहले कुछ और चीजें हम इसमें थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। रिवर्सिबल सर प्लीज वो वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट वर्क डन इन रिवर्सिबल इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन इरिवर्सिबल फॉर एडियाबैटिक। देखो, रिवर्सिबल का वर्क और इरिवर्सिबल का वर्क, ये वर्क तो कभी भी नहीं सेम होगा, है ना। वर्क कभी भी नहीं सेम होगा। अगर एक सिंपल पॉइंट बताऊं तो उसको मैंने दो तीन तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आप सोचो, जैसे आप बात करते हो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो इनिशियल फाइनल स्टेट भी आप सेम रख देते हो। जैसे बात की जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस की और इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो क्या पॉसिबल है कि इसमें अगर P1 V1 T1 से आप P2 V2 T2 पर जा रहे हो, तो क्या इरिवर्सिबल में भी आप P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जा सकते हो? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल जा सकते हैं सर, आइसोथर्मल है, इट इज पॉसिबल टू अटेन द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। तो भले इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन वर्क हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्क जो है वो एक, सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन बताऊं तो, सिंपल पॉइंट बताऊं तो वर्क तो पाथ फंक्शन। तो सिंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों पाथ अलग है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार वर्क तो डिफरेंट ही होगा। लेकिन अब भी आपको अगर इसका फीलिंग चाहिए तो फीलिंग भी बताए थे कि जब आप रिवर्सिबल कर रहे हो तो बाहर का जो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है, तो ये जो पी एक्सटर्नल है ये वेरिएबल है, ये बताए थे। ये पी एक्सटर्नल वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की वजह से अब आप प्रेशर ही सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे थ्रू आउट द एक्सपेंशन प्रेशर जो होगा वो P2 होगा बाहर का, लेकिन यहाँ P2 नहीं होगा। यहाँ P1 से लेकर पूरा हर एक प्रेशर होगा हर एक पॉइंट पे। जितने भी आप P1 से P2 के बीच में प्रेशर सोच पा रहे हो, सभी प्रेशर्स होंगे यहाँ पे। तो प्रेशर वेरिएबल है, तो वर्क तो कभी सेम हो ही गई नहीं। और फिर इसको हमने उस तरह से दो तीन तरीकों से समझाया था कि रिवर एक्सपेंशन के दौरान हमेशा रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा आएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा रिवर्सिबल में, और इरिवर्सिबल में कंप्रेशन का वर्क ज्यादा आएगा। ठीक है। तो अभी इस पे और वर्क पे बात करता हूं मैं।
तो देखो सर, एडियाबैटिक में सेम टेम्परेचर तक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में राइज करेंगे तो वर्क सेम होगा क्या? सेम टेम्परेचर राइज कर ही नहीं सकते बेटा। अगर आप 0.00000001 यूनिट भी वर्क करते हो, अगर आप 0.00001 यूनिट भी वर्क करते हो तो आपका फाइनल स्टेट अलग होगा। अगर आप रिवर्सिबली कर रहे हो, इरिवर्सिबली कर रहे हो, फाइनल स्टेट अलग होगा। सोच के देखो, क्योंकि एक्सपेंशन के दौरान हमेशा रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा होगा। और अगर वर्क ज्यादा हुआ तो हमने ये भी देखा है बेटा, इसमें जो वर्क होता है वो सीधे सीधे डेल्टा यू दैट इज एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो अगर वर्क अलग अलग है तो चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंट होगा। और अगर आप इनिशियली सेम टेम्परेचर से आपने स्टार्ट किया है, अगर आपने इनिशियली सेम टेम्परेचर से स्टार्ट किया है तो फाइनल टेम्परेचर ऑब्वियसली अलग होगा। फाइनल टेम्परेचर ऑब्वियसली अलग होगा। ध्यान रखें इन बातों का। अभी वैसे हम इसी पे आने वाले हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं अच्छे से। आज की क्लास एडियाबैटिक के नाम होगी और अगली क्लास में हमारा थर्मोडायनेमिक्स 1 दैट इज कल हमारा थर्मोडायनेमिक्स 1 कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और स्पेशल पॉइंट्स बचे हैं, उनको हम एक बार क्लब करके बताएंगे जब एडियाबैटिक पढ़ने के बाद। फिर कल मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास पूरी और कल की क्लास तक हमारा थर्मोडायनेमिक्स 1 एक अच्छे लेवल का हो जाएगा। चलो देखते हैं, फिलहाल वो तो कल की बात है, पहले अभी पे फोकस करते हैं। और तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक की चलो बात करें। एडियाबैटिक का बेसिक नॉलेज आपको मैंने दे दिया है। आ, चलो टॉपिक डालो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस सुनते ही फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो ज्यादातर, तो सुनते ही कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आता है? पीवी के बीच का एक रिलेशन दिमाग में आता है ना बच्चों के, पीवी रेस टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। और शायद फिजिक्स में आप जहां भी देखते हो, आप वो फॉर्मूला धड़ाधड़ यूज करते जाते हो और आपका आंसर आता रहता है ना। फिजिक्स में ऐसे चलता है आपका कि आप जहां मन चाहे, आप एडियाबैटिक दिखा नहीं कि पीवी की पावर गामा डाल दिए, फटाक से आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें इस विषय में थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखते हैं क्या। देखिए, यस अविनाश, करेक्ट बोल रहे हो आप। देखते हैं चलो। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में एंड यस बाय डिफॉल्ट वी आर डिस्कसिंग फॉर आइडियल गैसेस ओनली ना, फॉर आइडियल गैसेस वी आर डिस्कसिंग। तो देखो, वी नो दैट du इज इक्वल्स टू w, ये तो मानना ही पड़ेगा, सही है। और फिर du को हम ncv dt लिख रहे हैं एंड देन w है, इट इज माइनस p एक्सटर्नल dv। ये तो कोई भी कंडीशन नहीं लगाया मैंने, सिंपली मैंने फॉर्मूला लिख दिया। एंड देन cv कैन बी रिटन एज r अपॉन गामा माइनस 1, यू माइट बी नोइंग n r अपॉन गामा माइनस 1 into dt is equals to minus P external dV. Now the P external can be written as P of gas since it is reversible process. So P of gas is minus nRT by V minus nRT by V into dV. Like this you can write. सर सीवी को आर अपॉन गामा माइनस 1 कैसे लिखे? अच्छा देखो, ऐसे लिखे बेटा, सीपी माइनस सीवी वाला रिलेशन पता है ना, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अब डिवाइड कर दो आप इसको, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दो बाय सीवी, और ये जो रेशियो है ना सीपी बाय सीवी, इसी को गामा कहते हैं। दिस इज गामा, दिस इज गामा एंड नाउ यू कैन find the value of CV in terms of gamma and R, you will get this, okay। तो ठीक है, तो ये अपने को मिला। गामा इज अ कांस्टेंट, ओके। एडियाबैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं लोग उसको, आप कुछ भी बोल लो, कांस्टेंट है वो बस गामा। इट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। अब थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं चलो। तो इंटीग्रेट, ऑब्वियसली मैं इसको पूरा इंटीग्रेट आपको करके दिखाने वाला नहीं हूं, वो टाइम पास होता है और कुछ नहीं। दिस इज इक्वल्स टू माइनस गामा माइनस 1 इंटू डीवी बाय वी, एंड V1 से V2 गया, T1 से T2 गया, ये कुछ फॉर्म में आएगा।
और जब अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे फाइनली, सो वी विल गेट ln T2 by T1 की पावर ऑफ गामा, सॉरी, इट इज इक्वल्स टू ln V1 by V2 की पावर ऑफ गामा माइनस। तो बोथ ln इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे T2 by T1 इज इक्वल्स टू V1 by V2 की पावर ऑफ गामा माइनस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, T इंटू, ऐसा लिख सकते हो, T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स, T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट, दिस यू कैन राइट। अब देखो ये T और V के बीच का रिलेशन आ गया। अब आप अगर बेटा P और V का चाहते हो, जिसका भी चाहते हो आप कर सकते हो, T को हटा दो। अगर आप मान लो यहाँ प्रेशर चाहते हो तो सिंपली PV इज इक्वल्स टू NRT यूज करो, T को हटा दो, T इज इक्वल्स टू PV बाय NR डालो। अब NR तो कांस्टेंट है, तो जब आप PV डालोगे, ये कांस्टेंट उधर जाके कांस्टेंट हो गया, तो T के जगह पे जब आप PV डालोगे, यू विल गेट PV की पावर ऑफ गामा माइनस 1 प्लस 1, दैट इज PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। So this is the relation between P and V, and simply अगर T और P का चाहिए तो फिर वही करना, यहां से V हटा देना, तो you will get T into P की पावर ऑफ 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बात ये है कि ये तीन फॉर्मूलाज बने हमारे पास, रिलेशन मिला बिटवीन P एंड V। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि these formulas are applicable, these formulas are applicable for, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? पहला तो आइडियल गैस के लिए है, कहीं भी नहीं रियल दिया हुआ है तो मत लगाने लगना। एक तो आइडियल गैस के लिए, और दूसरा प्रोसेस जब रिवर्सिबल होगा तभी यूज कर सकते हो। IIT JEE ने इस पर बहुत सवाल पूछे, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पर उन्होंने सवाल पूछे हैं, अच्छे खासे पूछे, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। और ऑप्शन में आपको हमेशा ये PV की पावर गामा से आने वाला आंसर भी वो लोग देते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स। देखो ये कॉमन मिस्टेक है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर रहेगा। कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार ये तो बहुत ही गजब की चीज है, नहीं, अगर आप अच्छे से फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो आपको क्लियर रहेगा ये सब। ओके, तो दिस इज आइडियल गैस एंड दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये एप्लीकेबल। तो सर बढ़िया है सर, आसान है, फिर तो फाइनल टेम्परेचर निकालना, इनिशियल टेम्परेचर दिया है तो फाइनल टेम्परेचर तो लगा ही लेंगे। सर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों? बेटा क्योंकि आप यहां पर P एक्सटर्नल को NRT बाई V लिख पा रहे हो ना, ये तो तभी कर पाओगे जब रिवर्सिबल प्रोसेस है, कि अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर सेम है, तभी कर पाओगे ना। इस स्टेप ने ये कंडीशन लगा दी, ये तभी अलाउड है जब रिवर्सिबल है, तो ये फॉर्मूला तभी बन ही रहा है। और एक बात आपको मैंने बताया था कि अगर P और V के बीच में एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बन रहा है तो वो इरिवर्सिबल की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि इरिवर्सिबल में प्रेशर ऑफ गैस बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां डिफाइंड ही नहीं होगा। So these are the reasons which contributes, and now for irreversible adiabatic, suppose हमें irreversible adiabatic का वर्क डन निकालना है। अब आप बोलोगे सर वर्क का फॉर्मूला तो आपने निकाला नहीं। अरे निकल गया बेटा वर्क का फॉर्मूला। वर्क के लिए क्या चाहिए? NCV/dt तो चाहिए। तो आप इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर वगैरह दिया होगा तो आप उससे फाइनल टेम्परेचर निकाल लेना, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस में इफ यू नीड टू फाइंड वर्क डन, you have to find the extent of cooling or heating produced, कितना गर्म या कितना ठंडा हुआ है, तो उससे आप बता पाएंगे। तो फाइनल जो हमको चाहिए वो फाइनल टेम्परेचर चाहिए, दैट वी कैन इजिली फाइंड।
from these formulas. But what about irreversible adiabatic? Is there any way out to find final temperature or so? तो बात यहाँ पे वहीं आके अटक जाती है कि भाई देखो कुछ नहीं है, बस वही माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ये तो यूज कर सकता हूँ डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसमें कोई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का ठप्पा तो लगा नहीं है इस फॉर्मूले में। ये तो कर सकते हो सर, मजे से कर सकते हो। डी यू को एन सी बी डी टी लिखना भी कोई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाली बात तो है नहीं, ये भी लिख सकते हो सर। dt को मैं t2 माइनस t1 लिख देता हूं। और अगर वर्क को माइनस पी एक्सटर्नल dv लिख रहा हूं तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो dv मतलब v2 माइनस v1 और v2 मतलब nr t2 बाय p2 माइनस nr t1 बाय p1। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो देखो यही फॉर्मूला है, यही अप्लाई करना है। ठीक है, देखकर लगता है एक बार में कि अरे यार ये क्या है, तो बहुत बड़ा सा फॉर्मूला कुछ है, बट जो है आपके पास वो यही है, यही आपकी मदद करेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू यूज। अब आपको पी एक्सटर्नल P2 P1 के बारे में मैं अच्छे से सिखा चुका हूं जब मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में इस फॉर्मूले का यूज बताया था। And in most of the cases I have told you that P2 is same as P external, but एक केस बनाया था हमने जहां पे वो दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो बस यही है, यही फॉर्मूला है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं। सर कैन वी से दैट वर्क विल नॉट बी पाथ फंक्शन इन एडियाबैटिक प्रोसेस? व्हाई, ऐसा क्यों बोलेंगे? कैसे पाथ फंक्शन नहीं है? कहाँ ये प्रूव हो गया कि वर्क पाथ फंक्शन नहीं है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए? डी को इक्वेट नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है भैया। डी से इक्वेट हुआ ना, अरे तो वैल्यू उसकी, वर्क की वैल्यू डी की वैल्यू के बराबर है ना। समझो ना क्या लिखा है वो ऐसा थोड़ी नहीं लिखा है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टीज उसके एकदम समान हो जाएगी बिकॉज वो इक्वल है। अरे वो तो न्यूमेरिकली इक्वल लिखा है कि जो डी का वैल्यू होगा वो वर्क है, ऐसा लिखा है। अभी प्रूफ करते हैं, ठीक है। मतलब डी सेम है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में। अरे बिल्कुल डी सेम है, हाँ, मान लिया, चलो डी सेम है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में, लेकिन वो सेम कब है? जब आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो। लेकिन इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम तो हम बना ही नहीं पाएंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। तो फिर वर्क को स्टेट फंक्शन बोलना या फिर पाथ फंक्शन ना बोलना, ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ, अगर आप इनिशियल फाइनल पॉइंट्स के बीच में, अगर आप इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है और उसके जो दो रास्ते हैं उसमें आप अगर अलग अलग वैल्यूज निकाल पा रहे हो या सेम वैल्यू निकाल दे रहे हो अगर आप डब्ल्यू की, तो बात अलग है। ठीक है, तो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, उस इलस्ट्रेशन से समझ आएगा। ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है कि W इज पाथ फंक्शन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वो न्यूमेरिकली DU के बराबर है। अभी देखते हैं, आपको समझ आएगा। चलिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेता हूं फ्रॉम वन ऑफ दी इजी, एक किताब है उस पे क्वेश्चन है। पर तब भी DU तो स्टेट नहीं है, U स्टेट है। हाँ, हाँ वो भी पॉइंट बोल सकते हो कि DU जो है वो, DU कोई स्टेट फंक्शन नहीं है। बताया था ये आपको स्टेट फंक्शन पढ़ाते वक्त, DU स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन तो U है। लेकिन अगर DU स्टेट फंक्शन होता भी तो अगर कहीं ऐसा लिखा है तो
ये नहीं बोलना कि वो भी स्टेट हो जाएगा, वो न्यूमेरिकली वैल्यू सेम है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन बोल सकते हैं। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर is adiabatically expanded from 16 atm and 300 Kelvin, 300 Kelvin to a final pressure of 1 atm, final pressure of 1 atm. So calculate हमें करना है, Q करना है, W करना है, डेल्टा H करना है, डेल्टा U करना है, if process is reversible, if process is reversible, and second is process is irreversible, और एक्सपेंशन जो है P एक्सटर्नल थ्रू आउट 1 atm रहा है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करने दूंगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट एक इलस्ट्रेशन है। बट क्या जेई में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, तो पहले तो अपन ने बेटा ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर देखा, तो यहाँ से गामा निकाल लिया हमने, सीपी सीवी की वैल्यू पता है। तो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए सीवी क्या आ जाता था? 3R आ जाता था। देखो वाइब्रेशनल को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। सीवी 3R आ जाता था, सीपी 4R आ जाता था, गामा आ जाता था 4/3। अब देखो प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा यू और वर्क तो साथ में निकलेगा, क्यू कुछ भी हो जाए जीरो है, क्यू कुछ भी हो जाए जीरो है। डेल्टा एच भी एनसीपी डेल्टा टी से निकलेगा। तो मतलब जो पहला फोकस हमारा है वो डेल्टा टी पर है, और यहां दिया हुआ है 16 एटीएम 300 केल्विन से गया है 1 एटीएम, और फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, टेम्परेचर मिसिंग है। तो अगर ये रिवर्सिबली जा रहा है, देन वी हैव द रिलेशन ऑफ पी, और टी वाला रिलेशन था ना हमारे पास, अभी पीछे देखा था हमने, टी पी की पावर ऑफ 1 माइनस गामा बाई गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो इफ आई अप्लाई दिस P1 T1 करके अगर मैं लगाता हूं, तो बहुत इजीली हमने ऐसा कुछ पा सकते हैं, T2/T1 इज इक्वल्स टू P1/P2 रेज टू द पावर ऑफ 1 माइनस गामा बाई गामा। एंड जब आप इसमें पुट करेंगे ना बेटा वैल्यूज, तो T2 निकल जाएगा, एंड T2 विल बी 150 केल्विन, T2 will be 150 Kelvin and T1 was 300 Kelvin। You can see कि काफी कूलिंग प्रोड्यूस हुई है, कूलिंग प्रोड्यूस हुई है। तो वर्क अगर चाहिए तो वर्क रिवर्सिबल विल बी NCV डेल्टा टी, N was 2 into CV, it is 3R डेल्टा टी, तो कम हुआ है -150, दिस T2 minus T1, so this is -900 R, this is the work done and this is the delta U as well। ये डेल्टा U भी यही है, वर्क डन भी यही, ठीक है, ये वर्क आया। अब डेल्टा H अगर चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, NCP डेल्टा T लगा देना, तो ये आ रही है -1200 R, ठीक है। बट नाउ व्हाट अबाउट इरिवर्सिबल एडियाबैटिक? इससे कुछ कंक्लूजन्स भी देखेंगे हम, बट ये सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन हमने देखा।
नाउ व्हाट इफ वी डू इट इरिवर्सिबली? तो अगर इरिवर्सिबली हुआ है, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, दैट इज एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन आर टी वन बाय पी वन इज इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी एन सीवी डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन। अब आपके पास वैल्यू सभी हैं, ये भी पता है 1 है, ये भी 1 है, ये 16 है। ये देखो, अगर आप देखो सीवी को लिखो बेटा, अगर आप 3R, तो आपका ये एन आर एन आर एन आर भी कट जाएगा। T1 आपके पास 300 केल्विन है, तो इससे जब आप कैलकुलेट करोगे बेटा T2, तो यू विल गेट समथिंग क्लोज टू 230 केल्विन अप्रोक्स। दिस वैल्यू यू विल गेट। सिंपल प्योर मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ अभी फीलिंग नहीं लेनी है। हमने फॉर्मूला लगाया जो कि वेल वैलिडेटेड फॉर्मूला था, एंड वी हैव गॉट T2 is equals to 230 Kelvin. So what about work done? So what about work done? तो work irreversible will be minus, सॉरी, एनसीवी डेल्टा टी सेम आएगा, डेल्टा यू के बराबर एनसीवी डेल्टा टी। तो दिस इज एन, सीवी इज 3R, डेल्टा टी लगभग 170 के आसपास है। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है, सॉरी नॉट 170, जस्ट 70, सो दिस इज माइनस 420R के आसपास है। तो दिस इज द वर्क डन, डेल्टा यू और ये, और डेल्टा एच आप एनसीपी डेल्टा टी से पाएंगे, विच इज कमिंग आउट टू बी माइनस 560, माइनस 560R, कुछ ऐसा आता है। नाउ लुक एट द कंक्लूजन्स। देखो आप, देखो आप एक बात यहां पे ये देखें, आप अगर देखें चेंज इन टेम्परेचर अलग अलग है। ज्यादा कूलिंग कहाँ हुई है? ज्यादा कूलिंग कहाँ होगी? ज्यादा कूलिंग रिवर्सिबल में होगी, क्योंकि ये तो आपके मन में अच्छे से फीड हो गया है अब कॉन्सेप्ट के साथ कि एक्सपेंशन के दौरान रिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादा वर्क करता है। जो ज्यादा वर्क करेगा वो ज्यादा ठंडा होगा, और हमने देखा T2 ज्यादा ठंडा हुआ है, वर्क भी उसने काफी ज्यादा किया है अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो। और यहां देख रहे हैं हम 230 आई है, और देखो बेटा डेल्टा यू की वैल्यू अलग अलग आई है, यहां भी अलग आई है। अब आप इससे ये मत बोलने लगना कि अरे डेल्टा यू अलग अलग आ गया तो ये तो फिर डेल्टा यू पाथ फंक्शन हो गया या यू पाथ फंक्शन हो गया सर, क्योंकि डेल्टा यू अलग अलग आ गया। अरे स्टेट्स ही अलग अलग हैं, कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो आप? स्टेट्स ही अलग अलग है, इनिशियल फाइनल स्टेट्स ही अलग अलग। ओके, so some important conclusions that we can make is कि वो आप वर्क वाला कंक्लूजन तो आपको समझ आ गया। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो होगा ना, हमेशा भले वो कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना मेरी। फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस will always be greater than, will always be greater than T final of reversible process। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया? अच्छा समझ नहीं आया तो देखो कुछ बड़ी बात नहीं बेटा, देखो आप ऐसे करके देख लो। मैंने बोला कि हमेशा कुछ भी हो टी फाइनल तो इरिवर्सिबल का ही ज्यादा होगा, यहां भी देखो टी फाइनल उसी का ज्यादा है।
क्योंकि सपोज करो एक्सपेंशन हो रहा है, सपोज करो एक्सपेंशन हो रहा है, ये तुम्हारा एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा। तो ये मानो टी इनिशियल है, टी इनिशियल ये थोड़ा हाइयर टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर कम होगा। ज्यादा कम किस में होगा, ज्यादा कम किस में होगा, रिवर्सिबल में। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि वर्क उसी में ज्यादा होता है, एक्सपेंशन हो रही है। तो मानो ये अगर देखें, सो दिस इज टी फाइनल ऑफ सपोज इरिवर्सिबल, ये नीचे आ रहा है ना, ये डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो रिवर्सिबल का और कम होगा, सीधी सी बात। तो दिस इज टी फाइनल फॉर रिवर्सिबल, दिस इज टी फाइनल फॉर रिवर्सिबल। तो यू कैन सी दैट ये अभी भी इससे हायर है, ये जो है ये अभी भी इससे हायर है। और व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्रेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्रेशन, कंप्रेशन में ये मानो इनिशियल था, टी इनिशियल, ये लोअर था काफी। कंप्रेशन होगा, सिस्टम गर्म होगा, कंप्रेशन होगा तो सिस्टम गर्म होगा। अच्छा, ज्यादा गर्म किस में होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? ज्यादा गर्म किस में होगा? हाँ सर, कंप्रेशन के समय तो इरिवर्सिबल ज्यादा वर्क करता है, इरिवर्सिबल ज्यादा वर्क करता है, तो इरिवर्सिबल ज्यादा गर्म होगा, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हाइयर जाएगा, टी फाइनल इरिवर्सिबल। और ये देखोगे कहीं यहां आएगा टी फाइनल रिवर्सिबल। वी कैन इजिली से कि आप देखिए ये हाइयर टेम्परेचर पर यहां भी है, ये हाइयर टेम्परेचर पर यहां भी है, तो दोनों ही जगह यही हाइयर टेम्परेचर पे बैठा हुआ है। सो इन दिस वे वी कैन स्टेट कि ये पॉइंट कंक्लूड होता हुआ। आसान है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा मन में इमेज बना लेंगे, चीजें बहुत स्मूथली चलेंगी। ठीक है, अब थोड़े से ग्राफ्स देख लेते हैं, छोटे मोटे कुछ ग्राफ्स हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो। सो सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के ही देखेंगे, कुछ एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, थोड़ा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक ही ग्राफ में। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करें, सर अगर पी एक्सटर्नल अलग अलग होता तो मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन 2-3 स्टेप में होती, तब वर्क कैसे कैलकुलेट करते? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप वर्क को तोड़ तोड़ के कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तोड़ तोड़ के कैलकुलेट करेंगे ऐसे में। मतलब देखो कि पहला जो स्टेप आपने कराया उसमें कितना वर्क, फिर देखो दूसरे स्टेप में कितना वर्क हुआ, कहां से कहां वॉल्यूम गया है। वर्क एडिटिव आप ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ठीक है, तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। सो अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए बनाते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए देखो ये जो पीवी रेस टू दी पावर गामा का जो कर्व है ना, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी कुछ आइसोथर्मल टाइप का ही होगा, आइसोथर्मल टाइप का ही होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा स्टीपर होगा, इसकी जो स्लोप होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, वो मैथमेटिकली प्रूव अभी कर देंगे, अभी आप मान लो। तो ये आइसोथर्मल टाइप बनेगा बट स्टीपर, थोड़ा सा स्टीप बनेगा, पीवी रेस टू दी पावर गामा, इसके सभी मैथमेटिक्स वाले हो, इसमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको समझ जाएंगे। चलो बेटा, तो अभी हम एक्सपेंशन के लिए बना रहे हैं ग्राफ, और
फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम बना रहे हैं। अभी समझना मैं बनाने क्या ग्राफ क्या जा रहा हूं। फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम मैं बनाने जा रहा हूं ग्राफ। दैट मीन्स मेरे पास एक कंटेनर ऐसा, एक कंटेनर ऐसा। मैंने इनिशियली दोनों को वही स्टेट में रखा था, P1 V1 T1 पर, और फाइनली मैंने वॉल्यूम सेम रखी है दोनों की। मैंने कहा कि वॉल्यूम यही रखना है मुझे, मैंने यहीं तक लाके रोकना है दोनों को। एक बार आप रिवर्सिबली लाओ, एक बार आप इरिवर्सिबली लाओ। मैं फाइनली इस वॉल्यूम तक लाके रोकना चाहता हूं। अब मुझे प्रेशर का नहीं पता, देखो प्रेशर तो चेंज हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन मैं सेम फाइनल वॉल्यूम पे लाना चाहता हूं। तो चलो ग्राफ बनाते। तो ग्राफ अगर बनाया जाए, दिस इज P एंड दिस इज V। तो ग्राफ मैंने बताया आपको वैसा ही बनेगा बट थोड़ा स्टीपर होगा। तो अभी स्टीपर को क्या देखें, एक ही ग्राफ बना रहे हैं तो ऐसा समझ लो। दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम P1 V1, दिस इज P1, दिस इज सपोज V1 टू दिस इज P2, सपोज दिस इज P2 V2, ये बनाया। अच्छा अब बताओ, सेम फाइनल वॉल्यूम की बात हो रही है। सेम फाइनल वॉल्यूम मतलब V2 पर आके उसको भी हमने रोकना है ना। हमने V2 पर लाके दूसरे वाले इरिवर्सिबल को भी यही लाके रोकना है। अब ये चलो मान लो ये P एक्सटर्नल का ही मान लो ग्राफ, P एक्सटर्नल का ही मान लो, ठीक है, P एक्सटर्नल का मान लो, क्योंकि इरिवर्सिबल के लिए भी बनाना है ना। तो बताओ इरिवर्सिबल का जो पॉइंट होगा वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा या नीचे आएगा, या कहीं भी आ सकता है, इसके ऊपर या इसके नीचे या कहीं भी। जी हाँ, ऑब्वियसली ऊपर आएगा। अच्छा नीचे आएगा। अच्छा देखो बेटा, ये एक्सपेंशन हो रहा है। अरे कुछ भी हो रहा हो सर, एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो, टी फाइनल तो हमेशा इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है। तो सेम वॉल्यूम पर अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, सेम वॉल्यूम पर अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, मतलब अगर इसका प्रेशर इतना है तो उसका प्रेशर इससे कहीं ऊपर ही होगा। अब कहाँ ऊपर होगा उस पर बात नहीं करें, कहीं ऊपर ही होगा, वो तो डिपेंड करेगा कितना क्या डिफरेंस है, बट इससे ऊपर ही होगा। सो दिस इज द पॉइंट। और मान लो एक स्टेप में कराया गया इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ग्राफ कुछ यूं बना देते हैं। ये देखिए ऐसा और ऐसा। ये सही बना क्या ग्राफ? नहीं नहीं, ये तो गलत बन गया। ये तो गलत बन गया, ऐसा थोड़े ना होगा, ये तो गलत है। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो इट शुड बी, ये नीचे से बना लेना ऐसा कुछ, ये, और फिर ये ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बना। अब यहाँ पे वर्क कंपेयर कैसे करें सर, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ छूटा है। तो अब ये ग्राफ नॉट टू स्केल है ना, दिस ग्राफ इज नॉट टू स्केल। आपको पता है वर्क कहाँ ज्यादा होना है ना? वर्क रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड इस केस में, क्योंकि ये एक्सपेंशन है, तो वर्क इरिवर्सिबल से ज्यादा ही होगा। अब ये ग्राफ नॉट टू स्केल है, इस ग्राफ से आप नहीं पता कर पाएंगे, बट आपको ये फाइनल पॉइंट समझ में आ गया। और अगर यही चीज बेटा सेम फाइनल प्रेशर के लिए बनाते तो भी तो बन जाती ना। फॉर सेम फाइनल प्रेशर, अगर हम इसे फॉर सेम फाइनल प्रेशर बनाए तो भी तो बन जाती। तो सेम यही कर लो, P एक्सटर्नल एंड V, दिस टू दिस,
तो ये आप ऐसा बना लिया, मान लो आपने ये पीवी ये इस तरह से बना लिया। सेम फाइनल प्रेशर, मतलब ये P2 है और P2 हमारा ये होता। तो बहुत फिर से वही नॉर्मल सी बात कि फाइनल टेम्परेचर तो इरिवर्सिबल की ज्यादा है, तो अगर उसकी टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अगर ये फाइनल रिवर्सिबल की वॉल्यूम है तो ये फाइनल इरिवर्सिबल की वॉल्यूम होगी। तो ग्राफ कुछ ये बनेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ नॉट टू स्केल है ग्राफ, ग्राफ से कुछ एरिया वेरिया भी मत निकालना, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एरिया ये वाली ऐड हो रही है, ये थोड़ी सी एरिया कट रही है, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हम नहीं बता पाएंगे इस ग्राफ से। बट दिस इज फाइनल रिवर्सिबल पॉइंट and this is final irreversible point। ये irreversible का फाइनल पॉइंट। कंप्रेशन के लिए यू कैन मेक द ग्राफ बाय योरसेल्फ, आप जगह छोड़ दीजिएगा। कंप्रेशन के लिए आप ग्राफ खुद से बना लीजिए, आपको समझ आ गया, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ योरसेल्फ। ये आप खुद बना सकते। let us compare now let us compare reversible isothermal and adiabatic process, ठीक है। सो isothermal and adiabatic process, which you think will do more work, कौन करेगा ज्यादा वर्क। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें, हम अगर ऐसे देखें, देखो हम पहले लॉजिकली देखते हैं फिर मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है। तो अगर लॉजिकली देखें, मानो आप सेम फाइनल वॉल्यूम तक जा रहे हो, ठीक है, आप सेम फाइनल वॉल्यूम में जा रहे हो, सेम फाइनल वॉल्यूम, तो सेम फाइनल वॉल्यूम और आप एक्सपेंशन कर रहे हो, सेम फाइनल वॉल्यूम पे जा रहे हो और एक्सपेंशन कर रहे हो। यार एक सेकेंड यार, ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सेम फाइनल वॉल्यूम पे जा रहे हो और एक्सपेंशन कर रहे हो, तो किसका एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, पी एक्सटर्नल किसका ज्यादा होगा फाइनली। क्योंकि जब आप एडियाबैटिकली जाओगे तब तो कूलिंग भी होगी साथ में, तब तो कूलिंग भी होगी। लेकिन अगर आप आइजोथर्मली जाओगे, अगर आप आइजोथर्मली जाओगे तो टेम्परेचर वही रहने वाला है, टेम्परेचर सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है टेम्परेचर। सो यहां से भी समझ में आता है कि जो ज्यादा वर्क होगा वो कौन करेगा, आइजोथर्मल। क्योंकि अगर आप ग्राफ बनाओ, अगर आप ग्राफ बनाओ, देखो आप यहां से आओ, पीवी ग्राफ बना रहे, दोनों रिवर्सिबल है, तो दोनों का स्मूथ कर्व बनेगा पूरा गैस के लिए, एक्सटर्नल जरूरी नहीं, गैस के लिए। तो देखो ये मैंने बनाया बेटा, मान लो आइजोथर्मल का, मान लो ये आइजोथर्मल का बनाया, ठीक है। सेम फाइनल वॉल्यूम पे जा रहे हैं दोनों में, ठीक है, दिस इज आइजोथर्मल। तो ये अगर मैंने आइजोथर्मल के लिए बनाया, तो अब एडियाबैटिक की बात करूं तो एडियाबैटिक तो ठंडा हो गया, एडियाबैटिक ठंडा हो गया। ठंडा हो गया मतलब सर उसकी प्रेशर तो थोड़ी कम हो गई, तो प्रेशर कम हो गई तो ये वाला पॉइंट कहीं नीचे आएगा। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट फॉर एडियाबैटिक, सो दिस इज द फाइनल पॉइंट फॉर एडियाबैटिक। और ये देखो, क्या अभी इस ग्राफ से वर्क निकाल सकते हैं हम इसका एरिया से, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। दिख रहा है बिल्कुल सीधा सीधा कि ये है आपका वर्क एडियाबैटिक
और वर्क आइसोथर्मल में ये पोर्शन भी ऐड हो गया अलोंग विद दिस। तो यहां भी दिख रहा है वर्क आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क एडियाबैटिक। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा? क्या लगता है आपको, कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा क्या? क्या लगता है, आप लोग बताएं, क्या कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा ये? हाँ या ना बताएं। अच्छा, यस बोल रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। चलो बेटा कंप्रेशन कराते हैं। कंप्रेशन में क्या होगा? सर कंप्रेशन में तो ऐसा होना है कि देखो चीजें गर्म हो जाएंगी। तो अगर मानो मैं कंप्रेशन करा रहा हूं, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट, ओके, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट एंड सपोज दिस इज माई कर्व फॉर, दिस इज माई कर्व फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम जा रहे हैं बेटा, फिर सेम फाइनल वॉल्यूम ही जा रहे हैं। ये मैंने लाइन बनाई एंड सपोज दिस इज माई कर्व फॉर आइसोथर्मल, ठीक है। तो दिस इज माई कर्व फॉर आइसोथर्मल, दिस इज सपोज द फाइनल प्रेशर, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज इनिशियल पॉइंट, सेम फॉर बोथ। तो आइसोथर्मल में ये है, और जब हम उसमें जाएंगे बेटा एडियाबैटिक में, जब हम जाएंगे एडियाबैटिक में, तो यार प्रेशर तो फाइनल वाला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा सर, प्रेशर ज्यादा आएगा सर, क्योंकि एडियाबैटिक में कंप्रेशन करा रहे हो सर, तो हीटिंग इफेक्ट आएगी, और अगर हीटिंग इफेक्ट आएगी तो ये पॉइंट नीचे ना होके यहां कहीं होगा, और जब ये यहां कहीं होगा तो आप देखिए कुछ ऐसा ग्राफ। मैं एकदम स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन पा रहा है मेरे से, कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ ऐसा, देख लो कहाँ एरिया ज्यादा है, इधर ऐड हो गई। जो बच्चे नो बोल रहे थे अब देख लो। तो क्या समझ आता है कि वर्क आइसोथर्मल ज्यादा है एडियाबैटिक से, कब? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। लेकिन आइसोथर्मल कंप्रेशन छोटा पड़ जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन से। देखो फिर से बोल रहा हूं, इतने सारे कॉन्क्लूजन्स निकल कर आ रहे हैं, आप इसको याद करने की कोशिश ना करें, आपको थोड़ा दिक्कत होगा। आप थोड़ा सा लॉजिक से सोचेंगे, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। कि बच्चा पूछ रहा है सर एक एक इतने कॉन्क्लूजन याद कैसे करें? तो अगर आप याद करने की कोशिश कर रहे हो तब थोड़ा ट्रैक आपका ठीक नहीं है। आपको जिस तरह से बिल्कुल बातचीत करते करते पढ़ाया जा रहा है, आप भी ऐसे ही करते जाइए, है ना। और एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लग जाएगा आपको ये सोचने में या करने में। और एडवांस के एग्जाम में यू कैन टेक योर टाइम, आप समय लेना बिल्कुल परमिटेड है, आप ले सकते हैं समय। अब मुझे एक बार बता दो, कंफर्म कर दो, क्या ये सब बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई? कैसे क्या कैसे करना है, क्लियर हो गई ये बातें? आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल क्लियर? यस। ओके बेटा, बढ़िया। चलो अब इसको एक बार मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। देखो लॉजिकली तो हमने देख लिया ग्राफ से, है ना। एक बार इसी चीज को बेटा मैथमेटिकली देख लेते हैं, विच विल नॉट टेक टू मच टाइम। देखो स्लोप, स्लोप अगर देखो बेटा, तो यहां भी ये जो पॉइंट था ये एडियाबैटिक का था ना। स्लोप दोनों में एडियाबैटिक का ज्यादा है, ठीक है। स्लोप जो है दोनों में एडियाबैटिक का ज्यादा है। आज तो बिल्कुल आलोक सर जैसी आवाज आ रही है आपकी। आलोक सर कौन है भाई? तुम लोग रोज एक एक नाम देते हो मेरे को। आज आलोक सर ये पहली बार आया भाई। आलोक सर कौन है भाई? रोज एक एक सर का नाम देते हो। अभी पर एक दिन ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोलता है सर आप आशीष
सर जैसे बोल रहे हो सर उनके जैसा आवाज आ रहा है। चलो देखो भाई, ये देखो, अगर आप देखोगे बेटा तो प्रेशर जो है, अरे प्रेशर में कहा गया मैं, स्लोप की बात कर रहा था। स्लोप यहां भी एडियाबैटिक का ही ज्यादा है, दिख रहा है ना, स्लोप इधर भी एडियाबैटिक का ज्यादा है और स्लोप इधर भी एडियाबैटिक का ही ज्यादा है, इधर भी एडियाबैटिक का ही स्लोप ज्यादा है। तो अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा सा देखें तो पीवी इज इक्वल्स टू के था, अगर आप इसमें डीपी बाई डीवी निकालेंगे जस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग यू विल गेट पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद आप जब डीपी बाई डीवी निकालेंगे विच इज नथिंग बट द स्लोप, यू विल गेट माइनस पी बाई वी। ओके, यू विल गेट माइनस पी बाई वी। ठीक है सर, बढ़िया है। ये किसके लिए निकल गया बेटा, ये निकल गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ये निकल गया। अब आगे देखो, अब अगर मैं जाऊं बेटा एडियाबैटिक रिवर्सिबल में, अगर मैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल में जाऊं तो मेरे को यहाँ पे पीवी रेस टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोलना होगा, और जब इसका मैं निकालूंगा ना डीपी बाई डीवी, अब वो डिफरेंशिएट करने बच्चे बच्चे को आता है, वो मैं नहीं कर रहा, आप देख लेना, डिफरेंशिएट करके डीपी बाई डीवी निकालोगे यू विल गेट माइनस गामा इंटू पी बाई वी, माइनस गामा इंटू पी बाई वी, ये मिलेगा बेटा। तो आप देख सकते हैं कि गामा इज अ क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी काइंड ऑफ गैस, फॉर एनी गैस गामा इज ग्रेटर देन 1। तो मैथमेटिकली भी क्या समझ आ रहा है कि स्लोप, स्लोप एडियाबैटिक का ही ज्यादा है। फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस गामा इज ग्रेटर देन 1, gamma is greater than 1 which implies that slope for adiabatic reversible is always greater। देखो बेटा ये गलती मत करना ना, उल्टा मत बोल देना कुछ। स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर एडियाबैटिक बट वर्क डन इज डिफरेंट फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। स्लोप इज, slope for adiabatic reversible is always greater than isothermal reversible, बट वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग आया था। तो ये बात हुई। चलो अब एक आध ना छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े इलस्ट्रेशन टाइप। थ्योरी अभी हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉ की पूरी पढ़ ली है, कुछ और कॉन्क्लूजन्स बचे हैं वो मेरे को बताना है अभी, कुछ और कॉन्क्लूजन्स जो बहुत कम बच्चों को पता होंगे, उनको उनकी बात करेंगे अभी हम। जी हाँ, मैग्नीट्यूड ही कंपेयर हो रहा है। कहीं भी मैं बोलूं वर्क बड़ा है तो आप मैग्नीट्यूड ही माने, बाय डिफॉल्ट मैं हर समय मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, हर समय मॉड भी लगा रहा हूं मैं साथ में, इसीलिए कि वो कंफ्यूजन ना हो। कहीं अगर मॉड छूट भी जा रहा है मेरे से तो समझ जाना वो मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूं। लेट्स डू वन सिंपल क्वेश्चन। सर हमने एडियाबैटिक रिवर्सिबल का वर्क एक्सपेंशन में ज्यादा है ये प्रूफ किया। एडियाबैटिक रिवर्सिबल का वर्क, जी हाँ, का वर्क एक्सपेंशन में ज्यादा है, हाँ यही प्रूफ किया। आइसोथर्मल से ना, नहीं, एडियाबैटिक रिवर्सिबल का वर्क एक्सपेंशन में कम है, ज्यादा कहाँ है, ये देखो, ये देखो, एक्सपेंशन में कम है, कंप्रेशन में ज्यादा है एडियाबैटिक। अच्छा नहीं, मतलब इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में, इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में अगर एडी, अच्छा तुम ये पूछ रहे हो क्या एडियाबैटिक, किन दोनों के बीच का पूछ रहे हो? अच्छा पिछले पेज में, पिछले पेज में हमने रिवर्सिबल ग्रेटर देन इरिवर्सिबल किया एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, और कंप्रेशन के लिए उसका उल्टा आएगा, इरिवर्सिबल ग्रेटर देन रिवर्सिबल, अगर दोनों एडियाबैटिक है, ये किया कंप्रेशन के लिए। और कुछ?
क्लियर है? आ, नहीं होगा ये, उससे नहीं होगा। वो नहीं होगा ये मैथमेटिकली। मैथमेटिकली तो ऐसे ही हो रहा है यार कि हमको दिख रहा है न्यूमेरिकल डाल के, लेकिन वो वेरिफिकेशन हो गया एक तरह से। इसको मैथमेटिकली ऐसे प्रूव तो नहीं कर पाएंगे। कोई बहुत एडवांस मैथमेटिक्स कहीं लग रही होगी, कहीं दिया होगा प्रूफ तो अलग बात है, बट ऐसे तो ये प्रूव नहीं होगा। ग्राफिकली देखो ना, अच्छे से समझ तो आ रहा है ग्राफिकली। ग्राफिकली नहीं भी तो वहां से समझ आ रहा है ना, वही जैसे आइसोथर्मल में हमने देखा था, पी एक्सटर्नल से देखो, वहां से प्रूव हो ही रहा है एक तरह से। पी एक्सटर्नल से ही देखो बस, उसमें वेरिएबल ज्यादा प्रेशर है, उसमें कम प्रेशर है, बस उतना ही देखो, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सिंपल इलस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आंसर निकाल के बताना, CVM इज इक्वल्स टू 5/2 R एट 300 केल्विन एंड 5 ATM, and 5 ATM is expanded adiabatically to a final pressure of 2 ATM against constant pressure of 2 ATM. So what is the final temperature of the gas? बता दो क्या होगा फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस? क्या आएगा फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस? एक आंसर आ रहा है 240 के आसपास, 248। वेद का आंसर आ रहा है 248 के आसपास, और अविनाश का आ रहा है 420 के आसपास। अच्छा, तो हर्षुल का भी 248 के आसपास। देखो बेटा, मेरे को लग रहा है कि 420 जो आप कर रहे हो ना बेटा, 300 केल्विन से एक्सपेंशन एडियाबैटिकली करके तुम गर्म कर दे रहे हो गैस को। वाह बेटा, चमत्कार हो जा रहा है सर। 300 केल्विन से एक्सपेंशन कर रहे हैं एडियाबैटिकली, इतने देर से हम पढ़ रहे हैं, तो 420 तो संभव नहीं लगता। एंड सिंस अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। बेटा जभी भी अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहा,
तो इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। पढ़ तो रहे हैं यार, इसी बात को तो पढ़ रहे हैं। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे वो पीवी की पावर गामा लगा के निकाल लेंगे आंसर? तो आंसर है नहीं। पीवी की पावर गामा ये सब फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा, बिकॉज प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। ये अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एक्सपेंशन हो रहा है, यहां से पता चल रहा। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। तो फिर क्या करें? तो बस वही यूज करो बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। आप यही यूज करो, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला दैट यू कैन यूज। और जब आप ये यूज करोगे, जस्ट पुट द थिंग्स ओवर देयर, पुट द वैल्यूज। अब आपको वैल्यूज में तो परेशानी होगी नहीं, सो जस्ट पुट द वैल्यूज and you will get the final temperature as 248.5 के आसपास। Approximately this is the correct answer. This is the correct answer. चलो एक एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? सिर्फ इलस्ट्रेशन के नाम पे अभी आज थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं, बस कि जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकलेक्ट करें, बस थोड़ा सा। एक सेकंड में खोज लेता हूँ मैं एक आध अच्छा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है कि मैं अगले पेज में लिखता हूँ, ठीक है? सो दिस क्वेश्चन इज, कोशिश करना सही करने का और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक रिजिड और इंसुलेटेड टैंक है, रिजिड और इंसुलेटेड टैंक है, 3 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है उस टैंक का, और उसको इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट, डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। अच्छा, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। अब फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है, that has a volume of 2 meter cube, contains an ideal gas, contains an ideal gas at 0.8314 megapascal एंड 400 केल्विन। ये पहले कंपार्टमेंट की दशा है। जो सेकेंड कंपार्टमेंट है, इट हैज अ वॉल्यूम ऑफ ऑब्वियसली 1 मीटर क्यूब and it also contains the same gas, but this time at a pressure of 8.314 megapascal and 500 Kelvin. Now if the partition between the two is ruptured, if the partition is ruptured, जो दोनों के बीच का पार्टीशन था वो नहीं रहा, पार्टीशन को खोल दिया गया है, तो बताइए फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगी? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई इट आउट, यू कैन टेक योर टाइम, आराम से करते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी,
पर ये थर्मोडायनेमिक्स का तो नहीं लग रहा। अरे है ना, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है भाई इसमें, करो तो आप पहले थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। है थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है इसमें, निश्चिंत रहे। करेक्ट है वेद, योर आंसर इज करेक्ट। 2 मिनट और देते बाकी बच्चों के लिए, सभी कर सके, फिर मैं बताता हूँ। आंसर तो तुम्हारा करेक्ट है, थोड़ा प्रोसेस मैं बता दो, अभी एक बार सब देख लेंगे। ठीक है अविनाश, सही आंसर। अगर आप यहाँ पे ऐसे करके देखें कि ये आपके पास ऐसा कंपार्टमेंट था, और ये बताओ कि जब यहाँ गैस था, गैस, और यहाँ गैस था, तो जब आपने इसको ओपन किया, या फिर ये जो भी आपका बाउंड्री था, इसको जब आपने खोला, तो क्या लगता है अगर ये गैस की बात करें, तो क्या इस गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी? इस गैस की इंटरनल एनर्जी, इस पोर्शन ऑफ गैस की, हाँ या ना बताओ। इस पोर्शन ऑफ गैस की, हाँ, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी, क्योंकि अब वो कुछ 400 केल्विन पे था और वो 500 की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है, तो थोड़ा इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ होगा। राइट वाले गैस की भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी। लेकिन अब ये बताओ कि क्या इस ओवरऑल कंटेनर में जो गैस है, अब एज अ होल अगर उसको आप मानो, तो क्या उसकी नेट कोई इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी? क्या उसकी नेट इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी? ओवरऑल तो नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि बेटा ये बताओ कि ये रिजिड वेसल है, तो अगर ये वेसल रिजिड है, तो ये वर्क नहीं कर सकता। यस, करेक्ट आंसर इज 480 केल्विन। जिनका भी आंसर 480 आ रहा है वो करेक्ट है। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो जो मुझे लग रहा है कि वर्क तो बेटा ये नहीं कर सकता, बिकॉज रिजिड है कंटेनर, एंड सिंस ये इंसुलेटेड भी है, तो भाई इंसुलेटेड है तो क्या होगा? अरे यार, हीट ही नहीं आएगी कहीं से। इंसुलेटेड है तो हीट ही नहीं आएगी अंदर, तो हीट भी नहीं आई। तो अगर गैस एज अ होल देखा जाए, अगर गैस एज अ होल देखा जाए उसको, तो एज अ होल उसका कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ होगा। बट इफ यू लुक एट दिस पोर्शन ऑफ द गैस, अगर आप सोचो ये एक पोर्शन है गैस का, तो ये पहले 400 केल्विन पर था, और फाइनली अब उसका टेम्परेचर अलग हो जाएगा। ऑब्वियसली फाइनली उसका टेम्परेचर अलग होगा, एक गर्म गैस के साथ वो मिल रहा है।
तो ओनली दैट पोर्शन का देखो तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ होगा, और इसका भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ होगा, लेकिन दोनों चेंज आपस में कंपनसेट हो गए हो, इसीलिए तो नेट चेंज जीरो आ रहा है। सुंदर है कॉन्सेप्ट, अगर आप समझो तो। हाँ या ना बताओ यार, समझ आया कि नहीं, ये बात समझ आई कि नहीं, है ना? अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आई ना बात। यस। तो नेट चेंज, तो बेटा यहां पे हम ऐसा ही कहेंगे कि डेल्टा यू फॉर मान लो पोर्शन वन प्लस डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा यू के फॉर्मूला हमारे पास है, पोर्शन टू इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज नेट चेंज नहीं है। और ऑब्वियसली इसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी बढ़ी होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म गैस के साथ मिल रहा है, और इसकी इंटरनल एनर्जी कम हुई होगी, दोनों बराबर अमाउंट में हुए होंगे, जितना बढ़ा उतना कम हुआ, तो नेट जीरो। अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एन सी वी डेल्टा टी, T2 माइनस T1, और प्लस, तो प्रेशर का क्या काम आया यार यहाँ पे? इसका तो कोई काम नहीं आया होगा फिर यार, नहीं आया ना, जो कैलकुलेट किए मोल्स निकालना पड़ा। अच्छा, ठीक है, मोल्स निकालने में आया है। NCV, अच्छा मोल्स दोनों के अलग अलग है गैसेस के, ठीक है, सॉरी, दोनों के मोल्स अलग अलग है इधर, है ना, ये N1 मानो, ये N2 मान लो, CV और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो। मोल्स अलग अलग हैं तो मोल्स निकालना पड़ेगा आपको। CV तो दोनों सेम है तो जाके जीरो हो जाएंगे, और T2 भी दोनों का सेम है। T1 अलग अलग है, इसका गैस वन का 400 केल्विन ले लो, इसका आप ले लो 500 केल्विन, और जस्ट फाइंड, बस ये यही लिखना था। देखो सॉल्यूशन देखकर आपको हो सकता है लगे बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर, ये तो एक स्टेप में हो गया, लेकिन इसके पीछे का जो थॉट है वो इम्पोर्टेंट है, अभी वो थॉट सोचना है। तो फाइंड T2 एंड इट विल कम आउट टू बी 480 केल्विन, it will come out to be 480 Kelvin. So that's all for today. और अगली क्लास में we will be doing some more important concepts of first law, और अगली क्लास में फर्स्ट लॉ हमारा खत्म हो जाएगा, देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे टफ थोड़े, और तब उसके बाद हम जो असली पोर्शन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां आपको इतने स्पेशल मोमेंट्स दूंगा मैं कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने पक्का पहले शायद ही कभी सीखी हो। तो देखो वर्क डन जीरो कैसे हुआ सर, बेटा क्योंकि नेट अगर गैस को देखो तो गैस ने कोई भी वॉल्यूम नहीं एक्सपैंड कराया है, नेट वेसल जो है वो जीरो है। अच्छा अब आप बोलोगे सर इसने थोड़ा सा वर्क किया होगा ना, देखो सर एक्सपैंड हुआ, अरे नहीं, इसकी एक्सपेंशन नहीं, बाउंड्री पे क्या वर्क हो रहा है वो देखो, आपके पिस्टन पे क्या वर्क हो रहा है वो देखो, डेल्टा वी को देखो, तो उसको देखो, ठीक है। तो वर्क नेट जीरो है, रिजिड वेसल है यही बोल दिया, तो नेट वर्क जीरो कर रहा है ये गैस, कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर कल की क्लास में आगे का पोर्शन हम करते हैं।